नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से निवस्त्र ही कर दिया है। जिस तरह के दावे ये लोग करते आ रहे थे और बेशर्मी के साथ ये कह रहे थे कि ये तो पूरा मामला ही फेक है, फैब्रिकेटेड है, बनाया हुआ है, एक चवन्नी भी नहीं मिली है और अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। जितने भी समन जारी किए जा रहे थे सबको अवैध बताया जा रहा था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हीं की याचिका पर, ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए कि साहब ये गिरफ्तारी भी गलत है, गैर कानूनी है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी बिल्कुल सही है और यही नहीं, बहुत कड़ी और बड़ी टिप्पणियां दिल्ली हाई कोर्ट ने की हैं। उसने कहा है कि केजरीवाल ने ही साजिश रची थी। जो नई आबकारी नीति बनी और साउथ की ग्रुप से जो 100 करोड़ रुपया पकड़ा गया, उसकी पूरी साजिश अरविंद केजरीवाल ने रची थी और अपराध की आय के इस्तेमाल में भी यही शामिल रहे, उसको छिपाने में भी यही शामिल रहे। इसके अलावा एक और बड़ा झटका दिया है हाई कोर्ट ने। जो ये कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले साजिशन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, तो हाई कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि कोई भी कार्रवाई होती है तो वो कानूनन होती है। ईडी ने या किसी भी एजेंसी ने कोई ये देख करके कार्रवाई नहीं की है कि लोकसभा चुनाव है और केंद्र का इससे कोई लेना देना भी नहीं है। ये ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच का मामला है। अब ये कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट के इस फैसले को और तमाम टिप्पणियों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, कानूनी मामलों के जानकार भी हैं और ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 3 दिन पहले मेरे ही शो में ये कह दिया था कि इनको हाई कोर्ट से कोई राहत मिलने वाली नहीं है और अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है तो आप ये तय मानिए कि सुप्रीम कोर्ट से भी इनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ईडी ने जो दस्तावेज, जो बयान, जो मनी ट्रेल, वो सारा कुछ पेश किया है। बहुत ही सॉलिड केस है ये। इसका मतलब हम ये मान करके चलें कि अरविंद केजरीवाल बहुत लंबे समय के लिए अंदर जा रहे हैं और इनका पॉलिटिकल कैरियर लगभग खत्म मान करके हम चल रहे हैं, क्योंकि ये अकेला केस नहीं है और बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं जिनकी जांच पड़ताल अलग अलग स्टेज में है। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका होने वाला क्या है, इनकी पार्टी का क्या होने वाला है और इस केस में अब आगे क्या क्या होने वाला है। अनुपम मिश्रा मेरे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। थैंक यू सर। अदालत के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो टिप्पणियां हैं, पहली तो टिप्पणी मैं आपकी उसी पर चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के सामने आप दें। तो साहब, अदालत के ऑब्जर्वेशंस में पॉइंट वाइज बता दूं। पहले अदालत कहती है, अच्छा हमें ख्याल रखना चाहिए कि अदालत केजरीवाल गए थे। अदालत केजरीवाल गए थे, इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि केजरीवाल एक और मामले में अदालत गए हैं। मैं उसका भी जिक्र इस प्रोग्राम में अभी करूंगा सर, इन केस मैं भूल जाऊं तो आप याद रखिएगा। तो पहली टिप्पणी ये आती है कि केजरीवाल षड्यंत्र करता है। हिंदी में बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कॉन्स्पायर्ड, केजरीवाल ने षड्यंत्र किया, केजरीवाल षड्यंत्र करता है। केजरीवाल वॉज इन्वॉल्व विद द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, यानी घोटाले से जो पैसा आया वो केजरीवाल के जरिए चैनलाइज हुआ, वो केजरीवाल के जरिए गया। केजरीवाल ने पैसा लिया, केजरीवाल पैसे के
उनमें उनकी भूमिका, उसमें उनकी संलिप्तता है। केजरीवाल इसमें ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में इन्वॉल्व हैं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी इन्वॉल्व है। देखिए साहब, कट्टरता भी देखे ना, इसे कहते हैं कट्टर ईमानदार। यानी कई कई कैपेसिटी में इन्वॉल्व हैं। फिर कोर्ट ने फटकार लगाई कि साहब ये आप अदालत पर शक करना बंद करें। बहुत तमाशा हो गया आपका। ये आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले वकीलों ने चिट्ठी लिखी थी हरीश साल्वे के नेतृत्व में कि आपकी मर्जी का फैसला आता है तो ठीक है, वरना आप अदालत पे ही शुबा करते हो। तो वही बात आज कोर्ट ने कही कि साहब अदालत में जो बयान हुआ है, जिस गवाह का बयान अदालत में हुआ है, आप अदालत पे शक पैदा कर रहे हो। उन्होंने कहा साहब 100 साल से हो रहा है, आपके लिए कोई एक नया कानून बनाएंगे? जैसे होता है बयान वैसे हो रहा है, अब आप अदालत पे शक कर रहे हो। फिर कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी पर्याप्त सबूत और पर्याप्त डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने में सफल रही है। कोर्ट ने यह भी कहा, जब अभी इनके इनके जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, कि देखिए साहब चुनाव का समय है, चुनाव का समय है, हमसे कोई मतलब नहीं। हम यहाँ बैठ के चुनाव देख रहे हैं और राजनीति देखने के लिए नहीं बैठे, हम कानून देखने के लिए बैठे हैं। और कानूनन इनके खिलाफ काफी मटेरियल है, ये हर तरह से इन्वॉल्व है साहब, इनको नहीं छोड़ा जा सकता, गिरफ्तारी एकदम जायज है। एक बात और अभिषेक मनु सिंघवी बार बार कह रहे थे कि साहब मुख्यमंत्री को आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? अब देखिए लोग इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। ओंकार जी, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया कोर्ट ने इस पे। उन्होंने वो जवाब दिया जो केजरीवाल 10 साल से कह रहे हैं। उन्होंने कहा क्या मुख्यमंत्री हो क्या आम आदमी, दोनों अलग अलग थोड़ी ना। आप कल तक यही तो कहते थे ना कि बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको आम आदमी की तरह ट्रीट कीजिए, इसीलिए आम आदमी पार्टी बनी थी। और आज आप कह रहे हैं कि हम आम आदमी नहीं, हम खास आदमी हैं। तो अब आप देखिए कि केजरीवाल का वकील कोर्ट में कह रहा है कि साहब केजरीवाल आम आदमी नहीं है, वो खास आदमी है, उनको आप अलग तरह से डील कीजिए। तब इसमें कोर्ट कहती है कि दोनों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? भारतीय राजनीति का इससे बड़ा छल तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि आम आदमी की पार्टी की आम आदमी के नाम पे पार्टी बनाने वाला, आम आदमी की बात करने वाला, उसका नेता कोर्ट में जाके कहता है मुझे आम आदमी नहीं खास आदमी समझिए, और कोर्ट उसको खारिज कर देती है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैंने आपने अभी याद दिलाया कि 3 दिन पहले मैंने आपके शो पे कहा था सर कि केजरीवाल को हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगी। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकम्मल सबूत इकट्ठा हो गए। अब मैं दूसरी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए इसलिए नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट कि इनको सुप्रीम कोर्ट से किसी राहत की उम्मीद है, इसलिए नहीं जाएंगे। ये हाई कोर्ट भी इसलिए नहीं गए थे कि इन्हें किसी राहत की उम्मीद थी। क्यों गए थे? हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लौट के फिर हाई कोर्ट जा रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इस बहाने इस्तीफा नहीं दे रहे। आप इस्तीफा मांगे तो क्या साहब, हमारी तो पिटीशन है, हमारी तो पिटीशन कोर्ट में पेंडिंग है, आप हमसे इस्तीफा कैसे मांग सकते? जब पिछली बार इनसे ईडी ने कहा कि साहब आके जवाब दीजिए, तो बोले हमारी पिटीशन पेंडिंग है, हम क्यों जवाब दे, हम क्यों ईडी से पूछताछ है, पहले हमारी पिटीशन आप डिसाइड हो जाने दीजिए, उसके बाद हम जवाब देंगे। चले साहब, वो भी डिसाइड हो गई, जवाब भी हो गया, गिरफ्तारी भी हो गई। फिर उन्होंने कहा साहब हाईकोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, गिरफ्तारी गैर कानूनी, पहले सम्मन गैर कानूनी था, फिर सम्मन सही हो गया, फिर गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, आज वो भी सही हो गई। तो साहब अभी तो सुप्रीम कोर्ट बाकी है, हम क्यों इस्तीफा दें? केजरीवाल इस्तीफा देना अफोर्ड नहीं कर सकते। केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई है जो सिर्फ उनके इर्द गिर्द है, केवल एक उनके नाम पे चलती है। जिसने जरा से पर निकाले वो पार्टी के बाहर गया, फिर वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, कुमार विश्वास हो, आशुतोष हो, यहां तक कि इन्होंने अपने गुरु अन्ना हजारे तक को ठेके पे रख दिया। इन्होंने एक पार्टी बनाई जो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के नाम पे घूमती है। जो शख्स ये कहता था कि केवल केजरीवाल के आरोप लगाने मात्र से लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो शख्स आज तब इस्तीफा देने को तैयार नहीं है जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको कह दिया कि साहब आप तो आपके खिलाफ मजे के सबूत है, आपकी गिरफ्तारी सही है, तो भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं। जो शख्स ये कहता था कि मैं अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहा हूं, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके थाने बैठा के 3rd डिग्री दो, सब बता देंगे, वो शख्स कहता था कि मैं पूछताछ तक के लिए नहीं जाऊंगा। जो शख्स ये कहता था
कि आम आदमी की सरकार होगी, वो कोर्ट में खड़े होकर कितनी बेशर्मी से अपने आप को कह रहा मैं खास आदमी हूं, मुझे आप आम आदमी के बराबर ट्रीट नहीं कर सकते, और कोर्ट को उसको याद दिलाना पड़ता है कि साहब आम आदमी को खास आदमी के लिए अलग अलग कानून नहीं होते। ओंकार जी, आप एक और केस के बारे में बता रहे थे कि 2 केस में ये कोर्ट गए हैं। जैसा ये भी देखिए, विडंबना देखिए, आयरनी देखिए, आप इस केस में भी आप ही गए थे, एक और केस में आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली जल बोर्ड को लेके। साहब 300 करोड़ रुपए नहीं रिलीज कर रहे हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में निकल के आया कि 2016 से लेकर अभी तक मोदी सरकार से 25,000 करोड़ रुपए ले चुके हैं, 25,000 करोड़ रुपए ले चुके हैं, और जिसमें 2016-17 का कोई ऑडिट नहीं है, गायब है। बीच में एक मेरे ख्याल से 20-21 का बैलेंस शीट रिकॉर्ड से गायब है। अब साहब 20-21 में कौन था दिल्ली जल बोर्ड में? 20-21 में दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन थे राघव चड्ढा, जो आंख के इलाज के बहाने विदेश फरार हैं। अब आप समझिए वो गए क्यों हैं, वो गए क्यों हैं, अब आपको समझ में आएगा। सब आंख के इलाज के लिए। देखिए पहली बात इसमें देखिए कई विसंगतियां हैं। केजरीवाल कहते हैं कि साहब दिल्ली में विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हमने बनाए, एक भी अस्पताल बंदे ने नहीं बनाया। जितने अस्पताल आपको दिल्ली में नजर आते हैं सब केंद्र सरकार के अधीन है, जो किसी नाम के हैं, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, चाहे वो सफदरजंग हो, चाहे वो एम्स हो, सारे या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स नजर आते हैं। तो कहां है आपकी वर्ल्ड क्लास वो हेल्थ सर्विस? आपके एक सांसद को प्रॉब्लम होती हुई इंग्लैंड निकल लेता है, स्वाति मालीवाल को प्रॉब्लम होती हुई अमेरिका निकल लेती है, तो आपके सांसद विदेश भाग रहे हैं और आप दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस की बात कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, राघव चड्ढा विदेश गए, आज गए 15 दिन हो गए, उनकी पत्नी बोर होके लौट आई। वो वहां से रोज एक ट्वीट करके अपना कोरम पूरा करते हैं और एकदम गायब है। ना वो बता रहे हैं कि मेरा कब इलाज होगा, कब मेरी सर्जरी होगी, कब मेरी छुट्टी होगी। आप सब जानते हैं कि आंख की सर्जरी 5 मिनट की होती है, जिस तरह की वो, लेकिन चले ठीक है, आपका मान लिया बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, आप इंग्लैंड चले गए, कब कराएंगे सरकार, कब लौटेंगे? आज आप 15-20 दिन से वहां बैठे हुए हैं, ना आप सर्जरी करा रहे हैं ना वापस आ रहे, एक ट्वीट करके आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये साहब भागे हैं उस केस में ऑब्जर्वेशन आने से जिस केस में ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहां पता चल रहा है आपने बैलेंस शीट गायब कर दिया, वहां पता चल रहा है आपने ऑडिट नहीं किया है, वहां पता चल रहा है कि आप 300 करोड़ के लिए गए और पता चला 25,000 करोड़ लेके बैठे। उसके बाद इतना बुरा हाल है कि पिछले साल 14 लाख लोग वहां डिफॉल्टर थे दिल्ली जल बोर्ड से। एक साल के अंदर ये संख्या बढ़ के 17 लाख हो गई, यानी साल भर में 3 लाख लोग और डिफॉल्टर हो गए। क्यों बढ़ गए? इसलिए बढ़ गए क्योंकि आपने मुफ्त पानी का वादा किया, उसके बाद लोगों के लंबे लंबे बिल आ गए। उसके बाद केजरीवाल पब्लिक में खड़े होके कहते, उस समय तक केजरीवाल को सम्मान पे सब बना रहे थे, केजरीवाल को मालूम था मुझे जेल जाना है, मुझे जन समर्थन चाहिए। केजरीवाल खड़े होके कहते हैं कि साहब बिल ज्यादा आ रहा, फाड़ के फेंक दो। ये उन्होंने कहा, उनके वर्ड है, फाड़ के फेंक दो, मैं सारे बिल ठीक करा दूंगा। तो भैया 14 लाख लोगों ने पहले बिल फाड़ के फेंके थे, अब 17 लाख लोगों ने बिल फाड़ के फेंक दिए। जल बोर्ड बैठने की नौबत आ गई। लोगों को दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है, सरकारी अस्पतालों में वहां दवाएं नहीं मिल रही हैं, दवाएं नहीं मिल रही। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक मीटिंग बुलाता है कि साहब दिल्ली में इतना बड़ा क्राइसिस आ गया, मुख्यमंत्री 10 दिन से लापता है, उसका कुछ पता नहीं, वो जेल में है। तो मीटिंग बुलाता है तो एक भी मंत्री मीटिंग में नहीं जाता, उल्टे सौरभ भारद्वाज आके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। आपकी हैसियत कैसी है, आपकी औकात कैसी है, आपने बुलाया कैसे हमको? अरे भाई, पहली बात तो दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो किसी आम स्टेट के गवर्नर से ज्यादा पावरफुल होता है, वो दिल्ली की सरकार का प्रशासनिक हेड भी है। दूसरी बात, जब मुख्यमंत्री गायब है तो आखिर कोई आदमी तो कुछ करेगा ना, कोई तो कुछ करेगा ना। तुम्हारा दिल्ली जल बोर्ड का जो उपाध्यक्ष है वो भी फरार है, वो आपका मुख्यमंत्री जेल में है, आपके आधी कैबिनेट जेल में है। भाई तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने देखा कि लोगों को इतनी असुविधा हो रही है, उसने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में आप जाते नहीं, उल्टे आप कहते तुम्हारी हैसियत क्या है, तुमने मीटिंग कैसे बुलाई? अरे तुम चुनाव लड़ो तब हम जाने। अरे यार, दिल्ली में इतनी क्राइसिस आ गई और आप कह रहे हैं कि तुम चुनाव लड़ो, आप मीटिंग में जाने को नहीं तैयार है, उल्टे आप लेफ्टिनेंट गवर्नर पे आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप आरोप आरोप, सब पे आरोप, और जब खुद पे आरोप। अच्छा, आप अपनी जुबान से आरोप लगाते हैं और सोचते हैं लोगों का फांसी हो जाए। आपके खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं और आप कहते हैं साहब हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी, इस्तीफा ही नहीं देंगे। तो ये 2 मामले हैं जिसमें दोनों बार ये कोर्ट गए और दोनों बार वहां पे एकदम एक्सपोज हो गए। आपने अभी जिक्र किया कि पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इनको जिम्मेदार ठहराया गया है।
आपको ध्यान होगा एक बार कोर्ट पहले भी कह चुकी है कि आम आदमी पार्टी को ईडी ने पार्टी क्यों नहीं बनाया इस मामले में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को ही वो पैसा हैंड ओवर किया गया गोवा में। और अब तो जो उस समय वहां इंचार्ज थे दुर्गेश पाठक, उनसे भी 6 घंटे पूछताछ कर चुकी है ईडी। तो क्या देखिए, आपकी दृष्टि में अब आम आदमी पार्टी की भी मान्यता खतरे में आ सकती है? उसको भी एक्यूज नहीं बनाया जा नहीं सकता है? नहीं, देखिए डेफिनेटली, क्योंकि पहले भी कोर्ट कह चुकी है, आज भी कोर्ट ने कहा कि आप पार्टी के कन्वीनर के नाते भी आपकी संलिप्तता है, क्योंकि पार्टी ही चुनाव लड़ा रही थी ना, मुख्यमंत्री थोड़ी चुनाव लड़ा रहा था, चुनाव पार्टी लड़ा रही थी। टिकट कौन दे रहा था? टिकट अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पे दे रहे थे, पैसे उन लोगों को जा रहे थे। रही बात पूछताछ की, तो जब साहब केजरीवाल ने खुलेआम मारलेना का और ये दूसरे क्या है नाम, दुर्गेश का नाम ले ही दिया है, तो फिर ईडी चाहे ना चाहे अब तो पूछताछ होगी ही साहब, और ये सब लपेटे में आएंगे ही आएंगे। अब ऐसे में आतिशी मारलेना के ऊपर भी तलवार लटक रही है, दुर्गेश पाठक पे तो कह रही है, सौरभ भी। अब अलबत्ता अब सौरभ पे भी, अब आप देखे राघव चड्ढा भी फरार है, लेकिन इन सब के बीच में संजय सिंह बाहर आ गए। और बाहर ही नहीं आए, वो जिस हिसाब से अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद वो यूनाइटेड नेशन में कोई बड़ा मुकदमा जीत गया है। तो मतलब मैं क्या बोलूं, बहुत ज्यादा कटु बोलना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि मैंने 11 महीने इन लोगों को अपनी गाड़ी कमाई के पैसे दिए, तो मैं बहुत छला हुआ महसूस करता हूँ अंकुर सर। तो बहरहाल संजय सिंह बाहर आ गए, संजय सिंह बाहर आ गए, अब केजरीवाल के लिए और मुश्किल हो गई कि साहब मुख्यमंत्री कौन बनाए, क्योंकि केजरीवाल किसी को मुख्यमंत्री बनते, मतलब एक भी आदमी अगर लीडर बन गया तो फिर केजरीवाल गए ना, फिर लंबे गए। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊंगा, अगर आप संजय सिंह मुख्यमंत्री बन जाए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि संजय सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए उनका पहला काम यह होगा कि ईडी के पास इतने दस्तावेज पहुंच जाएं कि केजरीवाल बाहर ना आए। भाई आप मुख्यमंत्री बने बैठे, आप क्यों चाहेंगे केजरीवाल बाहर आ जाए? तो केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को छोड़ के किसी को मुख्यमंत्री बनाने की पोजीशन में नहीं है। और संजय सिंह वहां पे आपने देखा है, आज वो भगवंत मान के पास पहुंच गए, इंटरव्यूज दे रहे हैं, गाड़ी की छत पे, गाड़ी के बोनेट पे खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो वास्तव में भगत सिंह है और कोई बहुत बड़ा उन्होंने युद्ध जीता है। तो अब एक चीज जो मैं देख रहा हूं कि पार्टी में अब दिक्कत आएगी, क्योंकि हाईकोर्ट से आपकी खारिज हो गया मामला, यानी आज छूट नहीं है। अभी तक आप कह रहे हैं छूट रहे हैं, छूट रहे हैं, छूट रहे हैं, आज छूट जाएंगे, कल छूट जाएंगे। हाईकोर्ट ने भी हालांकि इसमें 4-5 दिन जबरदस्ती ले लिया। भाई आपको जो ऑर्डर देना था 24 घंटे में देख खत्म करना चाहिए था, लेकिन चलिए आपने 4 दिन ले लिया, ले लिया, लेकिन आपने डिटेल्ड ऑर्डर दिया, बहुत विस्तृत ऑर्डर दिया, बहुत सब सारे पॉइंट्स को कवर किया। अब ये जाने सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की हाल में इनका इनका एक मकसद है कि साहब अगर मैं नहीं आ रहा हूं तो सुनीता केजरीवाल टेस्ट केस के तौर पे रोज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगा के और बीच में केजरीवाल की फोटो लगा के रोज आधिकारिक बयान दे रही हैं। या आतिशी मारलेना वगैरह तो पिछले दूसरी और तीसरी पंक्ति में नजर आ रही थी, सोनिया गांधी के बगल में रैली में कौन बैठा था? आप ये सोचे, आप तो आम आदमी पार्टी की शायद मेंबर भी नहीं हो, विधायक सांसद मंत्री तो बहुत दूर की बात है, आप तो शायद मेंबर भी नहीं हो, लेकिन आप प्रोटेस्ट आप लीड कर रही हैं। तो अब इस मुख्यमंत्री पद को लेकर केजरीवाल कैसे हैंडल करते हैं? बहुत शातिर हैं, बहुत चालाक हैं, सबको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन वो एक अंग्रेजी में कहावत है ओंकार जी, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप सब लोगों को सब समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन लेकिन जब से ये संजय सिंह बाहर आए हैं, आपको नहीं लगता है कि सुनीता केजरीवाल एकदम शांत हो गई हैं? या तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनको इशारा मिला है कि अब ये सारे बहुत ज्यादा उछल रहे हैं, बहुत तेज गति में आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े दिन शांत हो जाओ, धूल को बैठने दो। लेकिन इधर अब ये हाई कोर्ट से बड़ा झटका लग गया, और कोई उम्मीद तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से भी इनको किसी तरह की राहत मिलेगी, जितना सॉलिड ये केस बन गया है। तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने का अभी वो किसी तरह का खतरा मोल लेंगे? जबकि हम देख रहे हैं, अभी आपने चर्चा की है कि संजय सिंह आज
भगवंत मान से मिलने पहुंच गए। और केवल मिलने नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने जिस तरीके से भगवंत मान को पीठ से पकड़ करके ऊपर उठाया और फिर वही जमीन पर रखा। केजरीवाल का अंदाज, वही केजरीवाल का अंदाज, ऐसे लग रहा है केजरीवाल ही पहुंचे हैं। और भगवंत मान ने भी जिस तरह उनके सामने साष्टांग हुए, वो भी एकदम ऐसे लग रहा है कि संजय सिंह, मतलब केजरीवाल के अनुपस्थित में दूसरे नेता हैं। संजय सिंह केजरीवाल को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो केजरीवाल को धोखा नहीं देंगे। संजय सिंह जब जेल से निकलते हैं तो सबसे पहले जाके सुनीता केजरीवाल के पैर छूते हैं। संजय सिंह केजरीवाल को बताना चाहते हैं कि यू कैन ट्रस्ट मी। पर आज मैं अपने चैनल घूमता आईना पे भी यही बात कह रहा था कि वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका की पॉलिटिकल राजधानी में, एक कहावत है कि राजनीति में अगर आपको वफादारी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, तो कुत्ता पाल लीजिए। पॉलिटिशियंस आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर सकते। संजय सिंह अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो क्यों चाहेंगे कि 2 दिन में हट जाए? वो क्यों चाहेंगे केजरीवाल बाहर आ जाए? तो बड़ी जाहिर सी बात है ना भाई, वो केजरीवाल के रिश्तेदार तो है नहीं ना, वो तो केजरीवाल को बहुत लंबे समय तक जानते भी नहीं है। संजय सिंह तो किसी जमाने में हमारे यहाँ डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की चेलागिरी करते थे। जोशी जी ने बहुत भाव नहीं दिया तो वो आम आदमी पार्टी में पहुंच गए। तो ऐसे में केजरीवाल संजय सिंह पे भरोसा कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता है। संजय सिंह के रहते वो सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना पाएंगे? और मुश्किल है। तो वही मेरा कहना है कि केजरीवाल आमतौर पे ऐसा लगता है कि उनके पास हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई दांव है। पर अब ऐसा लगता है कि केजरीवाल का तरकश खाली हो रहा है। देखिए, कठिन सवाल पूछ रहा हूं इस मायने में कि अरविंद केजरीवाल बहुत लंबा समय के लिए जेल में रहने वाले हैं। ये बिल्कुल इंडिकेशन मिल गए हैं जिस तरह के रिमार्क्स आज हाई कोर्ट से मिले हैं और जिस तरह के दस्तावेज, क्योंकि ईडी को बड़ा समय मिल गया अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक हाथ पहुंचाने के समय। तब तक तो बहुत काम कर चुकी थी वो, बहुत सारे लोगों की गवाहियां, दस्तावेज, मनी ट्रेल, तमाम चीजें उसके पास अब आ गई हैं। इनका बचना बहुत मुश्किल है। इनका राजनीतिक जीवन क्या समाप्त प्राय हम समझें? और नंबर 2, आम आदमी पार्टी का क्या होने वाला है? क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों तक हमें रुकना पड़ेगा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, या अभी हम बता सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है? सब 3 चीजें हैं। पहली बात तो लोकसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी का क्या लेना देना। एक आध सांसद निकाल लेते, वहीं दिल्ली में सरकार है, साथ ही हार रहे हैं, 2 बात है। तो वो आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनाव से बहुत कुछ लेना देना नहीं। दूसरे, मैंने आपके शो पे एक बार कहा था कि गुजरात में 14% वोट हासिल करने के बाद ये 3 विधानसभा चुनाव लड़े और तीनों चुनाव में इनको नोटा से आधा वोट मिला। हारे नहीं, जमानत नहीं जब्त हुई, नोटा से आधा वोट मिला। मेरा तब से कहना है कि केजरीवाल लगातार ढलान पे है। केजरीवाल एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने किसी को नहीं बख्शा। बहुत ईमानदारी की बात कह रहा हूँ आपको ओंकार जी, जब भी मेरी किसी विपक्षी नेता से बात होती है, जब मेरी उन नेताओं से बात होती है जो उस गठबंधन में जिसका नाम इंडिया है, वो सब कहते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करना हमारी राजनीति की मजबूरी है। पर व्यक्तिगत तौर पे हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। तो व्यक्तिगत तौर पे आप सोचिए, आप कह रहे सोनिया गांधी को थाने में बैठा दो, लालू यादव, राबड़ी यादव सबको जेल भेज दो, अखिलेश यादव, मुलायम यादव सबको, किसको छोड़ा भाई? एक आदमी भी तो नहीं है जिसको इन्होंने छोड़ा हो। तो ऐसे में पहली बात तो लोकसभा चुनाव कितने लंबे समय तक जेल जाएंगे कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है कि लोकसभा चुनाव शायद अब केजरीवाल के बगैर होगा। दूसरी बात, आपने नोटिस किया ओंकार जी, इतने बड़े मुख्यमंत्री जिनके लिए कहा जाता था गिरफ्तार हो जाएंगे तो सुनामी आ जाएगी, एक वीक विधानसभा में 10-10 आदमी, 100-100 आदमी भी निकल आए होते तो दिल्ली जाम हो गई होती। कहीं कोई, मतलब एक वीडियो शेयर करती हैं, आतिशी मार लेना, वो भी अकेले। पंजाब में एक मंत्री अपना वीडियो शेयर करते हैं अकेले धरने पे बैठे। ना पंजाब में विरोध हो रहा है, ना दिल्ली में विरोध हो रहा है। ये कैसी पॉपुलैरिटी है? चूंकि इतने लंबे समय तक वो पॉपुलर रहे हैं, लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि केजरीवाल की पॉपुलैरिटी कहां से कहां पहुंच गई है। एक भी विरोध प्रदर्शन, देखिए मैं 2 लोगों के लिए इसका हवाला देता हूं। आजम खान का बड़ा नाम था साहब, बड़ा नाम था, कहा साहब जेल चले गए, अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए, नहीं मिलेंगे। मान लिया अखिलेश यादव नहीं है, मान लिया मुलायम सिंह यादव ने कुछ नहीं किया। पर आप तो साहब रामपुर के नए नवाब थे,
रामपुर में एक धरना नहीं हुआ, एक प्रदर्शन नहीं हुआ, एक मांग नहीं हुई, एक जुलूस नहीं निकला, एक पोस्टर नहीं लगा, एक बैनर नहीं लगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई आपको छुड़वाने के लिए। क्यों? जो आपके ऊपर 84 मुकदमे थे, वो 82 मुकदमे रामपुर के गरीब मुसलमानों के थे। उसी तरह आप केजरीवाल को देख लीजिए, बड़ा बाबा साहब गिरफ्तार हो जाएंगे तो सुनामी आ जाएगी। 10 आदमी सामने नहीं आया प्रदर्शन करने। एक और ऐसा ही कठिन सवाल, हाई कोर्ट की टिप्पणियां सबके सामने हैं, केस बिल्कुल साफ है, कानून कोई रहम इनके ऊपर करने नहीं जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलेगी इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम है। सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आने के बाद आपको क्या लगता है केंद्र सरकार के पास यहां राष्ट्रपति शासन लागू करने का ये परफेक्ट केस होगा, इनको बर्खास्त करने का एक मॉरल और कानूनी ग्राउंड केंद्र सरकार के पास होगा? ओंकार जी, मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले भारत सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी। लेकिन जितने विश्वास से मैं ये बात कह रहा हूं, उतने ही विश्वास से ये भी कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अगर मोदी सरकार वापस आती है तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों पे बहुत गंभीर संकट होगा, इनकी सरकार पर भी, इनकी पार्टी पर भी, इनके नेताओं पर भी। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम।